आज सुनिए मधु चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कहानी बड़ी आँखों वाली। मधु चतुर्वेदी जी हिंदी में लिख रही समकालीन युवा स्त्री लेखिकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। मधु जी के लेखन में स्त्री जीवन की समकालीन दुनिया मुखर रूप से उपस्थित है। तो प्रस्तुत है उनकी लिखी हुई कहानी बड़ी आँखों वाली। 12वीं के इम्तहान कौन भूला होगा भला। प्रायः फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत। ये मौसम जैसे पूरे साल के सबसे सुस्त दिनों की आमद। समय जैसे रेंग रहा हो। टाइम टेबल, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस चैप्टर से कितने नंबर कवर होंगे। लोग कहते हैं अंग्रेजी के फरवरी माह में हमारे यहाँ वसंत ऋतु होती है। मधुमास मतलब बहारों का मौसम है। लेकिन एक बार आप छात्रों से पूछो कि कितने मनहूस लगते हैं ये दिन। उड़े उड़े से ख्याल, ठहरी दोपहर, उजाड़ फितरत की शामें। प्रिपरेशन लीव लग चुकी होती है। टीवी के सामने पल भर भी ठहरने पर घर वाले हाफ मर्डर का केस लगा सकते हैं। आज भी स्कूल का वो आखिरी दिन नहीं भूलता जब स्कूल में सभी बच्चों को 12वीं के एग्ज़ाम का प्रवेश पत्र लेने के लिए बुलाया गया था। छात्रों का स्कूल में अंतिम दिन, क्योंकि परीक्षा के लिए सेंटर बदले जाते हैं, इसलिए परीक्षा देने वे दूसरे स्कूल जाएंगे। स्कूली जीवन का समापन दिवस। इस पुरानी बिल्डिंग में यूनिफॉर्म पहने दोस्तों के साथ अंतिम पल, बिछो की आहट। स्कूल का आखिरी साल और साल का अंतिम दिन। कच्ची उम्र में भीतर को चटक जाने का, बिखर जाने का पहला एहसास। इस तस्वीर में उछलते स्कूल के बैग उल्लास हैं, एक लंबे परिश्रम के फलीभूत होने की निकट घड़ी का। लेकिन टीस है ढेरों अजीज रिश्तों की विदाई का। याराने वाली सारी भावुक बातें इस इमारत के अहाते में छूट जाएंगी। महीने में एक बार सभी के मिलने की भावी योजनाएं धरी रह जाएंगी। कैरम के स्ट्राइकर की चोट पड़ी और लोग अलग अलग कॉलेज, अलग अलग शहर की राह पकड़ लेंगे। फिर किसी नए शैक्षणिक संस्थान की इमारत, काउंसलिंग के कॉल, कट ऑफ लिस्ट, एडमिशन फॉर्म, नए रूममेट, नए दोस्त, नए प्रोफेसर्स। 12वीं के अंतिम दिन परीक्षा का प्रवेश पत्र मिलने के बाद फिर पूरी इमारत में घूम घूम कर शिक्षकों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना। आखिरी दिन प्रवेश पत्र लेने जाने पर स्कूल यूनिफॉर्म में अनुशासन की कमी अलग दिखती है। कौन टाई बांधे, कौन 2 चोटी डाले, एक चोटी चल जाएगी, जूतों पर पॉलिश नहीं। स्कूल में लगभग परीक्षाओं की वजह से सूने कॉरिडोर भाएं भाएं करते हैं। 12वीं की परीक्षा जहां एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, वहीं दूसरी तरफ भीतर ही भीतर बहुत कुछ छूट जाने की विकलता भी लाती है। छूट जाती है प्रेयर वाली लाइन, ब्रेक टाइम, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और वो पुरानी इमारत। तमाम उम्र के लिए कभी ना भुला पाने वाली याद, खुशमिजाज चेहरे और शरारतें। उन दिनों मेरी 12वीं क्लास के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके थे। आप में से जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो समझते हैं कि फिजिक्स प्रैक्टिकल रूम में मीटर ब्रिज का उपयोग करते हुए वायर का रेजिस्टेंस पावर मालूम करना या केमिस्ट्री लैब में सॉल्यूशन में बेंजल प्रेसिपेट को अलग करना कितने धीरज और उबाऊ प्रैक्टिकल्स हैं। घर वालों के जितने अत्याचार हमें 12वीं में झेलने पड़ते हैं वो शायद ही किसी और क्लास में बर्दाश्त करना पड़ता हो। कौन सी क्लास में हो बेटा? जी आंटी 12th में। 12वीं सुनने के बाद आंटी की फटी आंखों के साथ लंबे सुर में सहानुभूतिपूर्वक निकली अच्छा बता देती थी कि हम कातर प्राणी आग के दरिया में कूदने वाले हैं। मम्मी का दिन भर वही तो इस साल मधु का 12वीं है। 12वीं ना हुई, सबने मिलकर वो माहौल बना दिया कि खाना पीना जीना हराम। चलती टीवी के बाजू से निकलते हुए 5 मिनट के लिए खड़े भी हो जाओ तो मम्मी की तेज आवाज़, पता है ना कौन सी क्लास में हो? उनकी धमकी अगले ही पल कातर कलपती याचना बन जाती। बस बेटा इस साल अच्छे से पढ़ ले, ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। ये 2-4 महीने पूरे जीवन की दिशा प्रदान करते हैं। बेटा हम छोटे थे तो हमको समझाने वाला कोई नहीं था। तुम लोगों के पास सभी सुविधाएं हैं। ये कीमती दिन गुजर गए तो बाद में बहुत पछताओगे। ऐसे भावुक उपदेशों का प्रभाव जुनूनी तो होता है मगर अल्पकालीन। जोश खोश में फिजिक्स की मोटी किताब खोलती और छोटी बहन को फक्र से किताब की मोटाई दिखाती। मोटी किताब छोटे भाई बहनों के बीच ओधा बढ़ाने के लिए पर्याप्त होती हैं। सिलेबस का गहन अध्ययन ताकि पता चल सके कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आते हैं। 2-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रायः सरल यूनिट जैसे लाइट, एटम एंड न्यूक्लियर और 6 या 8 नंबर के प्रश्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, एलिमेंट से आते हैं। कुल जमा पढ़ना छोड़ बाकी सारी तकनीकी रणनीतियाँ।
खुद परीक्षक बन संभावित प्रश्न पत्र और उससे निपटने के तरीके। मुझे स्कूल के बायो और केमिस्ट्री लैब की सड़ांध की तुलना में साफ सुथरे फिजिक्स लैब पसंद आते थे। हालांकि वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और मीटर ब्रिज की सेटिंग बेहद उबाऊ प्रयोग थे। वैज्ञानिक जो आविष्कार दुनिया में पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, उनके ज्ञात परिणामों को हर साल लाखों छात्रों द्वारा हजारों बार वही साबित करना, सामूहिक मूर्खता का इससे बड़ा उदाहरण बिरले ही देखने को मिलेगा। 12वीं कक्षा में जनवरी माह युद्ध का बिगुल होती है। परीक्षा की संभावित तारीखों की अफवाह से लेकर फला कॉलोनी में 500 में आधी रात पर्चे खुले थे जैसी कोरी गप। खैर, जनवरी के बाद 12वीं के छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वो अच्छे बच्चों की तरह स्टडी टेबल पर दूध का गिलास भी किताबों के सर उठाए बिना पी ले। बदले में माँ सर पर हाथ फेर कर जाएगी। खाना खाते समय द्रुत गति से भोजन निकलकर कमरे में बंद हो जाए। मैं आपको पहले पैराग्राफ में ही मम्मी द्वारा दिया ब्रह्म ज्ञान दे चुकी हूँ ना कि एक बार गया वक्त लौट कर नहीं आता, और कहीं पर भी इंटरव्यू में 12वीं के नंबर देखे जाते हैं बेटा। फरवरी में टाइम टेबल आ जाता है। टाइम टेबल अपने आप में परमाणु बम जितना ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जनवरी से क्लास का माहौल बोझिल होने लगा। क्लास की चहकती चिड़ैयों ने नीरव रातों की चुप्पियाँ ओढ़ लीं। अब क्लास में डिस्कशन के मुद्दे बदल चुके थे। तेरी ट्यूशन में कंपाउंड्स हो गया क्या? मुझे ऑर्गेनिक का सेकंड यूनिट ऊपर से जा रहा है। तेरी कॉपी के नोट्स दिखा। फिजिक्स से न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। जैसे युद्ध पर निकलने से पहले की आखिरी बख्तरबंदी। अचानक इस अंतिम माह में हमारी फिजिक्स टीचर ने जॉब छोड़ दी। छात्रों सहित स्कूल मैनेजमेंट सन्नाटे में आ गया। फरवरी वो महत्वपूर्ण महीना था जब एक्स्ट्रा क्लास, रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और फाइनल प्रैक्टिकल होने होते हैं। हर दिन फिजिक्स पीरियड खाली चले जाने और बच्चों की परेशानी देखते हुए अभिभावकों के समूह प्रिंसिपल रूम के सामने दिखने लगे। स्कूल मैनेजमेंट ने आनन फानन में सिर्फ हमारी बोर्ड क्लास के लिए एक फ़िज़िक्स टीचर की व्यवस्था की जो खुद भी पीएचडी कर रहे थे। सर 12वीं वालों का एक पीरियड लेकर खुद अपनी पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी निकल जाते थे। उन्होंने ये अस्थायी नियुक्ति अपनी शर्तों पर स्कूल की आकस्मिक आवश्यकता को देखते हुए ली थी। नए टीचर से तारतम्य बैठाने का वक्त और ज़रूरत भी नहीं बची क्योंकि हमारा कोर्स पूरा हो चुका था। हमारे फिजिक्स सर 52 लड़कियों की क्लास में, जो उनसे महज 5 साल छोटी थीं, बेहद असहज हो जाते थे। सभी लड़कियों ने नोटिस कर लिया कि वे पढ़ाते समय नज़र नहीं मिलाते हैं और पीरियड ख़त्म होने की घंटी बजते ही पिंजरे के बदहवास पंछी की तरह तड़पते भाग जाते हैं। अब तो 12वीं के उस तनाव भरे माहौल में फिजिक्स पीरियड हमारे मनोरंजन का साधन बन गया। सर को परेशान करने के लिए लड़कियां कुछ भी सवाल पूछ उनकी हड़बड़ाहट के मज़े लेती। असल में हम उम्र के उस दौर में थे जब हमारा यह छिछोरापन हमें स्मार्टनेस लगता था। लेकिन सर ने कभी भी एक शिक्षक की गरिमा नहीं तोड़ी। सर क्लास लेने आ रहे हैं ये जानकारी हमें दूर से ही हो जाती थी क्योंकि उनकी जेब में रखी बाइक की चाबी में कुछ घुंघरू लगे थे। सर क्लास ख़त्म होने के बाद दरवाजे तक नहीं पहुँचे होते कि रिंग के घुंघरुओं की आवाज़ पर क्लास की लड़कियां तंज कसते गाने लगती। ये जो तेरे पायलों की छमछम है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। फरवरी माह में बोर्ड कक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं और उसी माह में सरस्वती पूजा भी थी। फिजिक्स सर के साथ गुजारे हुए कुल जमा 15 दिन में सरस्वती पूजन ही स्कूल का इकलौता आयोजन था। हम लड़कियों के अक्खड़ रवैये के बावजूद उन्हें पता नहीं क्या सूझी कि पूजन के बाद स्टेज पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद उन्होंने प्रिंसिपल मैम के सम्मुख खुद की एक भजन प्रस्तुति का निवेदन रखा। हम छात्राओं को लगा सर पर हमारा आतंक सही तरीके से नहीं जमा शायद, अन्यथा उनकी तरफ से साहसी प्रस्ताव नहीं आया होता। प्रेयर स्टेज से लगे छोटे कमरे से रोजाना की प्रार्थना में उपयोग में आने वाले माइक, स्पीकर, वाद्य यंत्र, सीडी प्लेयर आदि का संचालन भी छात्राओं के जिम्मे ही था। सर ने स्टेज पर जैसे ही भजन शुरू किया, किसी छात्रा ने तेज आवाज़ में फ़ौरन गाना लगा दिया, मेरा दिल था अकेला तूने ऐसा खेल खेला बाजीगर ओ बाजीगर। पूरी सभा ठहाकों से भर गई। अफरा तफरी में कमरे में घुसकर गाना बंद कराया गया। सर ने दोबारा अपना भजन शुरू किया, लेकिन सभा के माहौल से गंभीरता जा चुकी थी। मुझे मन ही मन सर के लिए बहुत बुरा लग रहा था। परीक्षा के 15 दिन पहले स्कूल की तरफ से पिकनिक ले जाने की योजना बनी। सभी लड़कियों को अपने घर में ढेरों हुज्जत के बाद पिकनिक जाने की अनुमति मिली। मेरी मम्मी के फिर वही कड़वे प्रवचन, मधु पूरा एक दिन खराब होगा तुम्हारा, एक दिन क्या 3 दिन समझ लो,
पहले दिन जाने की तैयारी, दूसरे दिन पिकनिक जाओगी और लौटने के बाद 2 दिन तक पिकनिक की बातें। बेटा ये दिन गुजर गए तो मेरी प्यारी मम्मी 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 जानती हूँ कि ये दिन फिर लौट कर नहीं आएंगे। मम्मी से पिकनिक पर जाने की मेरी दलील बेहद मार्मिक थी। मम्मी हम सभी दोस्त अलग होने वाले हैं, जाने कौन कहाँ जाए, हम इस जीवन में फिर कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। स्कूल की आखिरी पिकनिक है, जाने दीजिए। मेरी इस नौटंकी के सकारात्मक परिणाम आए। निर्धारित दिन स्कूल कैंपस में 3 बसें तैयार खड़ी थीं। पिकनिक के दिन यूनिफॉर्म की जगह कलर ड्रेस पहनना फैशन परेड की तरह ही होता था। कौन से टीचर किस बस में बैठेंगे प्रिंसिपल मैम ने बता दिया। हिप हिप हुर्रे के शोर के साथ बस निकल पड़ी। बच्चों को हमेशा उस टीचर के साथ मज़ा आता है जहां अनुशासनात्मक दबाव कम से कम महसूस हो। हमारी बस में युवा इंग्लिश टीचर बैठी थी जिनके दोस्ताना रवैये से सभी लोग खुश रहते थे, जबकि फिजिक्स सर दूसरी बस में बैठे थे। इस बीच 3 बस भरकर पिकनिक गई। सभी छात्राओं को हमारे इंग्लिश मैम और फिजिक्स सर की आंखों ही आंखों में चलती गुफ्तगू का अंदाज़ा हो गया। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते ही लड़कियां चट्टानों जलधारा के इधर उधर फुदकने लगीं, लेकिन हर झुंड में एक ही चर्चा, सर को देखो मैम के टिफ़िन से लेकर खा रहे हैं, मैम को देखो सर को हाथ पोंछने के लिए अपना रुमाल दे रही हैं, सर और मैम मंदिर साथ साथ गए। पिकनिक की उन शरारतों के बीच हम सभी लोग 15 दिन बाद आने वाली सुनामी मतलब हमारी परीक्षा का तनाव भी भूल गए। पूरा दिन नदी के आसपास बीता। शाम होते सर ने सभी छात्राओं को इकट्ठा करने की गरज से ताली बजा तेज आवाज़ में हाँक लगाई, गर्ल्स कम ऑन, मूव टुवर्ड्स योर रेस्पेक्टिव बसेस। लौटने का सफ़र 4 घंटे का था। अब फिजिक्स सर भी अपनी बस छोड़कर हमारी बस में मैम के बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गए। हम सभी लड़कियां फुसफुसाने लगीं, सर को तो देखो, मैम के चक्कर में हमारे साथ 4 घंटे बिताने का खौफ भी भूल गए। मैम और सर के बीच लोगों के आने जाने का रास्ता था। सर और मैम सबसे सामने की सीट पर बैठे थे। सभी छात्राओं ने मंद मंद मुस्कुराना, एक दूसरे को कोहनियाँ मारना, भौवें उचकाकर इंगित करना जैसी मनभावन पंचायत शुरू कर दी। शाम 6 बजे के बाद बस में अंधेरा हो गया और लड़कियों ने अंताक्षरी की आड़ में सर और मैम की खिंचाई शुरू कर दी। एक के बाद एक गाने, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। इशारे इतने स्पष्ट थे कि सर और मैम को नागवार गुजरने लगे। लेकिन आप जानते हैं ना कि उन्मादी भीड़ का कोई धर्म नहीं होता। पूरी बस में बेकाबू लड़कियां ताली बजाकर गा रही थीं, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। सर सामने की सीट पर बैठे थे, उन्हें आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो पलटते पूरी लड़कियां चुप। बस में मैं सबसे पीछे की ओर आखिरी लंबी सीट पर बैठी थी, जो आने जाने वाले के रास्ते के अंतिम छोर पर बीचों बीच होती है। मतलब सर यदि पलटते तो जो एक इकलौता चेहरा दिखता वो मेरा ही होता। बस के भीतर अंधेरा होने पर हम सब बेखौफ वोटिंग कर रहे थे। अचानक किसी लड़की ने जोर की आवाज़ में गाया, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने तुझको देखूं कि। गाने के बोल बदल कर उस शरारती लड़की ने कुछ इस तरह गाया, तू मेरे आजू मैं तेरे बाजू तुझको देखूं कि। क्योंकि सर और मैम अगल बगल बैठे थे। हम सबकी हंस हंस कर हालत ख़राब हो गई। इस गीत पर सर गुस्से में पलटे और टोल नाके पर ड्राइवर ने बस के भीतर की लाइट जलाई। सर का पलटना और लाइट ऑन होना हृदय विदारक संयोग था, क्योंकि सर ने मुझे अपनी फ्रेंड को ताली मार ठहाके लगाते देखा। मैं सर की खूंखार नज़र से बेखबर खिलखिलाते हुए बहुत सही गाना कह रही थी और पिछली सीट पर लोटपोट हो रही थी। तभी मेरी सहेली की दबी आवाज़ में मधु मधु सुनकर सतर्क हुई और मैंने पीछे पलटे सर की खूनी आंखें देखीं। पल भर में ही नसों में दौड़ता खून जम गया। इस बीच बाकी की लड़कियां लाइट हो जाने से खामोश हो चुकी थीं। बस के भीतर सन्नाटा छा गया। खैर आधे घंटे में हम स्कूल पहुंच गए। सभी के पेरेंट्स पहले से अपने बच्चों की प्रतीक्षा में थे। अंधकार में डूबी स्कूल की बिल्डिंग को इतनी रात में पहली बार देखा। बस से उतरते समय सर अंधेरे में दरवाजे के बिल्कुल साइड में खड़े थे। मैं चुपचाप सर झुकाए उनके बाजू से निकल गई। जाने क्यों हम छात्राओं में सर के प्रति एक अकड़ थी। हम मोस्ट सीनियर स्टूडेंट हैं, स्कूल में हमारा राज है, कोई भी बाहर का आदमी 1 महीने के लिए आकर हम पर हुकूमत नहीं चला सकता। आपको टीचर के रुतबे झाड़ना है तो कहीं और झाड़ें, लेकिन हमें आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं। घर पहुंचने के बाद सर मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गए। अगले दिन से स्कूल की छुट्टियां लग गईं। अब हमें सिर्फ प्रायोगिक परीक्षा देने स्कूल जाना था, बाकी के एग्ज़ाम के लिए दूसरा स्कूल सेंटर था।
पिकनिक की अगली सुबह 11 बजे एक सहेली जया का फ़ोन आया। फिजिक्स सर तेरा नाम पूछ रहे थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तूने नाम बता दिया क्या? अरे यार, उन्हें अभी क्लास में किसी भी लड़की का नाम नहीं पता है। सप्ताह भर बाद फिजिक्स का फाइनल प्रैक्टिकल है। 100 में से पूरे 25 नंबर सर के हाथ में हैं। उन्होंने ऐसा क्या पूछा कि तूने मेरा ही नाम बताया? और सर तुझे कहाँ मिले? जया ने झिझकते हुए कहा, मैं उनके घर ट्यूशन जाती हूँ। उन्होंने पूछा क्लास में वो बड़ी आंखों वाली लड़की कौन है? मैं व्याकुल हो गई। यार तूने मेरा ही नाम क्यों लिया? क्लास में क्या किसी और लड़की की आंखें बड़ी नहीं हैं? तू बोल नहीं सकती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसे पूछ रहे हैं? एग्ज़ाम में मेरे 25 मार्क्स तो गए जया। फ़ोन रखने के बाद देर तक अजीब सी घबराहट रही, जैसे 12वीं में मैं फेल होने वाली हूँ। पिकनिक में मज़े सबने लिए, बदमाशी सबने की, गाना किसी और ने गाया और सजा मुझे अकेले को। शायद मेरी विद्रूप हंसी ने सर को वैसे ही अपमानित किया था जैसे द्रौपदी के क्रूर अट्टहास ने दुर्योधन को। मैं घर में बता भी नहीं सकती थी कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल के पहले सर से बुरी तरह पंगा ले लिया है। आखिर वो दिन भी आया जब फाइनल फिजिक्स प्रैक्टिकल कर लेने के बाद अपनी फाइल में मैंने पॉइंट वाइज साफ सुंदर अक्षरों में थ्योरी लिखी। कॉपी सबमिट करने के 5 मिनट बाद ही वाइवा देने सर की टेबल के सामने खड़ी थी। आज मेरे साथ मेरा हुल्लड़ गैंग नहीं था। इससे पहले कभी सर के आगे अकेले मुखातिब होने का मौका ही नहीं लगा था। हालांकि मैं शालीनता के साथ खड़ी थी, लेकिन समूह में हम कितने उपद्रवी हैं ये बात सर से बेहतर कोई नहीं जानता था। हमारे सर दूसरे स्कूल से बुलाए गए 3 अन्य एक्सटर्नल टीचर्स के साथ कुछ इस अंदाज में मुझ पर नज़र जमाए थे कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। मैं कभी अपनी टाई के आखिरी कोने को कुतरती, कभी पीछे हाथ बांध स्कर्ट की क्रीज पर उंगलियां चलाती थी। एक एक पल पहाड़ से। सो मधु, विच प्रैक्टिकल हैव यू डन? मेरा नाम उच्चारित करते हुए महसूस हुआ कि सर ने कुछ इस अंदाज में धमकाया है कि फाइल में भले ही रोल नंबर लिखे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि रोल नंबर 28 मधु है। अपना नाम सुनते ही मैंने कातर नज़रों से याचना की। मेरा मन रो रहा था। हे भगवान, सर ने मेरा नाम रट लिया है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ भरसक छोटी कर ली ताकि उन्हें भ्रम हो जाए कि जिस लड़की ने उनका मखौल उड़ाया वो बड़ी आंखों वाली बेरहम मैं नहीं। सर जी, मैं वो नहीं जिसने आपकी मॉब लिंचिंग की थी। बाहर से एक्सटर्नल के रूप में बुलाए गए टीचर्स द्वारा सवाल जवाब का सिलसिला कुछ देर चलता रहा। वाइवा में पूछे गए तमाम सवालों के बीच भी सर के लहजे में तंज क्रोध स्पष्ट झलक रहा था। मैं भारी मन से वाइवा देकर प्रैक्टिकल रूम के बाहर निकल गई। मन ही मन सोच रही थी कि आगे पेपर्स कितने भी अच्छे बनाऊं, लेकिन इन 25 नंबर को कवर करना कितना कठिन होगा। आंसू आ गए सोचकर कि काश मैं पिकनिक ही न गई होती। 12वीं का अंतिम दिन परीक्षा का प्रवेश पत्र मिलने के बाद फिर पूरी इमारत में घूम घूम कर शिक्षकों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, लेकिन मैंने फिजिक्स सर से दूरी बनाए रखी। सर और मेरे बीच तलखी की जो खाई थी उस पर मिट्टी डालने का वक्त जा चुका था। कुछ अपराध पूर्व नियोजित नहीं होते, बस परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि शरारत गुनाह बन जाते हैं। क्षमा याचिका खारिज होने की 100% संभावनाओं के कारण फरियादी खामोश रह ग्लानि में चुप चुप घुलता है। खैर, हमारी मुख्य परीक्षाएं शुरू हो गईं। सभी पेपर्स बहुत अच्छे हुए। परीक्षा खत्म होने के 2 माह बाद 12वीं का रिजल्ट आने का हल्ला हुआ। कल रिजल्ट निकल रहा है, परसों आ रहा है, जैसी अफवाहें 2 दिन पहले से उड़ने लगीं। मेरे दिमाग में दोबारा से फिजिक्स सर, बस, पिकनिक, क्रू ठहाके, उनका पलट कर देखना, उनके द्वारा मेरा नाम पता लगाना और वाइवा के दिन मधु का उच्चारण किसी भयावह सपने की तरह याद आने लगा। काश उस दिन ऐसा न हुआ होता। सर ने 52 लड़कियों में सिर्फ मेरा ही नाम पूछा, मतलब उनकी नज़र में मुख्य अपराधी मैं हूँ। आखिरकार रिजल्ट आया और मैंने शानदार मार्क्स लाए। हाथ में मार्कशीट आते ही सबसे पहले फिजिक्स प्रैक्टिकल का नंबर कॉलम देखा। 25 में 25। दिल धक रह गया। अचानक सर का चेहरा याद आने लगा। बहुत बुरा लग रहा था। रिजल्ट के बाद सभी टीचर से मिलने स्कूल भी गई। सर से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उनकी नियुक्ति सिर्फ फरवरी माह के लिए ही हुई थी। मैंने CMD कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। फर्स्ट ईयर की कक्षाएं अगस्त माह से शुरू होती हैं। इस बीच सर को मैं पूरी तरह भूल चुकी थी। प्रैक्टिकल रूम में उस 5 मिनट के साक्षात्कार को 6 माह गुजर चुके थे। सर के लिए मुझे भुलाना नामुमकिन रहा होगा, इतना अंदाजा था मुझे। किसी के निजी रिश्ते का मजाक बना सार्वजनिक रूप से उछालना सचमुच अनैतिक है, सामाजिक अपराध है।
जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया पापा वहीं प्रोफेसर थे। मेरे सभी पुराने दोस्त छूट गए। कुछ दोस्त इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य प्रोफेशनल कॉलेज में निकल गए। मेरे लिए कॉलेज मतलब नई जगह, नई क्लास, नए दोस्त और स्कूल यूनिफॉर्म से छुटकारा। कॉलेज की इस नई क्लास में हर प्रोफेसर प्रवेश करते ही सभी छात्रों से उनके 12वीं का परीक्षा परिणाम पूछते और क्लास में सर्वाधिक अंकों के कारण मुझे विशेष तवज्जो मिलती। फिर भी पता नहीं क्यों मैं अपने कॉलेज में हमेशा एक अबूझे दबाव में रही। शायद कॉलेज में पापा की उपस्थिति की वजह से असहजता थी। मुझसे यहाँ भूले से भी कुछ गलत ना हो जाए कि पापा को नीचा देखना पड़े। उस दिन मैं कॉलेज में अपने फर्स्ट ईयर की इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर अटेंड कर रही थी कि दिल धक हो गया। लगा जैसे दरवाजे के बाहर से फिजिक्स सर गुजरे हैं। मेरी नज़र बाहर ही थी, जैसे कोई डरावना साया मुझसे नज़र मिलाते हुए निकला। लेकिन क्या वो सर ही थे? उस भयावह साये ने भी गुजरते हुए मुझे एक झलक देखा था और वे भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्लास के भीतर बैठी लड़की मधु ही है। सर पलटकर कॉरिडोर में दोबारा सामने आए और अब की बार धीमी चाल में मुझसे नज़र मिलाते निकले। मैं चुपचाप अपने सामने बैठे लड़के की आड़ में हो गई। हालांकि अपनी पहचान छिपाने की उतनी ही कमज़ोर कोशिश थी जितनी कभी मैंने आंखें मीच कर छोटी करने का प्रयास किया था। सर की आंखों में मेरे लिए अजब सी नाराज़गी दिखती थी। उन्हें सॉरी बोलने का वक्त काफ़ी पहले निकल चुका था। मैं मनी मन सोचती रही कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। पीएचडी के सिलसिले में ही आए होंगे। काश मेरे स्कूल की पुरानी गैंग साथ होती तो हम फिर एक बार इनके मज़े लेते। परीक्षा में 25 में से 25 लाने के बाद मेरा ढीठ मन कहने लगा उन्हें नंबर देने पड़े क्योंकि मैं डिज़र्व करती थी। जबकि सबसे बड़ा सच ये था कि सर उस पोजीशन पर थे कि वे मेरा नुकसान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत नाराज़गी को एक किनारे कर दिया। लेक्चर पूरा होते ही मैं क्लास के बाहर निकली तो क्या देखती हूँ कि कॉरिडोर में सर चौक और डस्टर लेकर स्टाफ रूम में घुस रहे हैं। हे भगवान, क्या ये पापा के कलीग हो गए हैं? अगर स्कूल में मैंने कभी कॉपी चेक नहीं करवाई होती, होमवर्क नहीं किया होता या कम नंबर आए होते तो भी पापा से की जाने वाली ये शिकायतें शोभनीय होती। क्या ये पापा को बता देंगे कि आपकी बेटी ने अपनी सहेलियों के साथ फिल्मी गाने गा गा कर हम 2 टीचर्स को 4 घंटे अपमानित किया था? फिर फौरन दूसरा ख्याल आया कि इतना बड़ा कॉलेज, हजारों स्टूडेंट्स, सैकड़ों प्रोफेसर्स, किसे पता चलेगा कि कौन किसकी बेटी है? सचमुच वही हुआ। पूरा साल आराम से निकल गया। पापा ने घर पर मुझसे सर के संबंध में कभी कोई बात नहीं की। फिजिक्स सर कभी कभार कॉलेज के कॉरिडोर में दिखते भी तो जैसे मैंने भूत देख लिया हो, इस तरह फट रास्ता बदल देती। मैं समझ गई कि फिजिक्स सर पापा और मेरे रिश्ते से अनजान हैं, वरना पापा को एकांत में जरूर मेरी शिकायत करते। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े सीएमडी कॉलेज में आज भी ये प्रथा है कि फर्स्ट ईयर के टॉपर बच्चे को एक भव्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाता है। जिस दिन मुझे सम्मानित किया गया उस दिन पापा कॉलेज की क्रिकेट टीम लेकर शहर से बाहर गए हुए थे। कार्यक्रम का संचालन हमारे इन्हीं युवा सर के जिम्मे आया। मुख्य अतिथि के हाथ से पुरस्कार लेकर मैं जैसे ही नीचे उतरी, सर ने पूछा, पापा नहीं आए? मैंने लगभग हकलाते हुए कहा, नहीं सर, मेरे पापा आउट ऑफ सिटी हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, सर तो क्रिकेट टीम लेकर अंबिकापुर गए हैं। मैं सन्न रह गई। फिर एक तगड़ा झटका लगा। मतलब सर जानते हैं कि मैं दुबे सर की बेटी हूँ। उसके बाद इतने बड़े कॉलेज में यदा कदा कभी सीढ़ियों पर, कभी कॉरिडोर पर, तो कभी पार्किंग में सर से सामना होता और मैं किसी काले अध्याय को भूलने की तर्ज पर रास्ते बदलती रहती। कई बार उन्होंने मुझे दूर से ही देखा कि मैं उनसे सामना करने से बचने के लिए किसी भी कॉरिडोर में मुड़ जाती हूँ। सर से मेरी आखिरी मुलाकात मेरी ही शादी के स्टेज पर हुई। वे पापा के कलीग के नाते शादी में आमंत्रित थे। स्टेज पर आते ही उन्होंने मेरे पतिदेव से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, चंद्रेश जी, आपका स्वभाव कैसा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना दावे से कह सकता हूँ कि आपकी शादी बहुत ही प्यारी लड़की से हो रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैंने सर की तरफ देखा तो वो स्नेह से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे मेरी विदाई पर माफ़ करके सबसे बड़ा उपहार दे दिया। रूई से हल्के मन और झुकी हुई उपकृत आंखों से सर को धन्यवाद कहा। मैं बड़ी आंखों वाली सर के बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो गई। अभी आप सुन रहे थे एक शरारत भरी लेकिन बहुत ही प्यारी सी कहानी, बड़ी आंखों वाली, जिसे लिखा था युवा लेखिका मधु चतुर्वेदी जी ने। आशा है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।